दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं एक लड़की और बंदर की शादी। बादशाह ने अपनी बेटी की शादी बंदर के साथ क्यों कर दी? आइए सुनते हैं ये कहानी। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबाएं। शाम ढल रही थी। जंगल खामोश था, लेकिन यह खामोशी सुकून वाली नहीं थी, बल्कि डरावनी थी। सूरज की आखिरी लाल किरणें घने दरख्तों के पत्तों से छनकर जमीन पर ऐसे गिर रही थीं जैसे खून के कतरे टपक रहे हों। उस भयानक जंगल के बीचों बीच, जहां परिंदे भी शाम के बाद टहलना बंद कर देते हैं, वहां दो इंसान अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। उनके कपड़े शाही रेशम के थे, मगर अब झाड़ियों और कांटों ने उन्हें तार तार कर दिया था। धूल और मिट्टी ने उनके चेहरों की चमक छीन ली थी। ये कोई मामूली मुसाफिर नहीं थे। ये थे सल्तनत ए खुशहाल के बादशाह, सुल्तान रोशन बेग खान और उनकी मल्लिका। चंद घंटों पहले तक जो सर मखमली तकियों पर भी मुश्किल से नींद लेते थे, आज वो पत्थरों पर ठोकरें खा रहे थे। महल में गद्दारी हुई थी। सुल्तान के सबसे करीबी वजीर ने दुश्मन फौज के लिए चोर दरवाजा खोल दिया था। इससे पहले कि सुल्तान अपनी तलवार संभालते, उनका पूरा महल दुश्मनों के कब्जे में था। अपनी जान और अपनी मल्लिका की इज्जत बचाने के लिए सुल्तान को उसी वक्त, उसी अंधेरी रात में महल छोड़ना पड़ा। न कोई सिपाही साथ था, न कोई सवारी, और न ही पीने को पानी। चलते चलते सुल्तान के पैर जवाब दे गए। एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे वह धड़ाम से गिर पड़े। मल्लिका भी उनके पास ही निढाल होकर बैठ गई। हलक प्यास से सूखा जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि मौत अब बस कुछ ही पलों की दूरी पर है। सुल्तान ने फटी हुई आवाज में कहा, बेगम, शायद हमारी जिंदगी में यही था। तख्त गया, ताज गया, और अब लगता है जान भी इसी वीराने में जाएगी। मल्लिका की आंखों से आंसू बह निकले, मगर रोने की भी ताकत न थी। तभी उस सन्नाटे में एक अजीब सी आवाज आई। ऊपर पेड़ की घनी डालियों के बीच कुछ हरकत हुई। सुल्तान ने अपनी धुंधली आंखों से ऊपर देखा। वहां एक बंदर बैठा था, लेकिन यह कोई आम बंदर नहीं था। उसका कद आम बंदरों से थोड़ा बड़ा था। उसकी खाल पर सुनहरे रोएं थे, जो डूबते सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। लेकिन सबसे अजीब थी उसकी आंखें। जानवरों की आंखों में एक बेसमझी होती है, लेकिन इस बंदर की आंखों में एक इंसान जैसी समझदारी दिख रही थी। एक गहरा ठहराव था। वह बंदर डाल पर बैठा टकटकी लगाकर सुल्तान और मल्लिका को देख रहा था। न वो उछल रहा था, न शोर मचा रहा था, बस खामोशी से उनकी हालत का जायजा ले रहा था। सुल्तान की नजर उस पर पड़ी तो उन्हें लगा कि शायद यह जंगली जानवर अब उन पर हमला करेगा। उन्होंने मल्लिका को अपने पीछे कर लिया, लेकिन बंदर ने हमला नहीं किया। उसने उनकी सूखी जुबान और कांपते होंठों को देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द उभरा, जैसे उसे उन दोनों पर तरस आ रहा हो। बंदर ने इधर उधर देखा। झाड़ियों के पास उसे एक टूटी हुई मिट्टी की हांडी दिखाई दी, जो शायद किसी लकड़हारे से छूट गई होगी। बंदर फुर्ती से नीचे उतरा। सुल्तान डर के मारे सिकुड़ गए, लेकिन बंदर उनकी तरफ देखने की बजाय उस हांडी की तरफ लपका। उसने अपने पंजों से हांडी उठाई। हांडी भारी थी और टूटी हुई, लेकिन बंदर ने उसे ऐसे संभाला जैसे कोई कीमती खजाना हो। वह जंगल के पथरीले रास्ते पर चलने लगा। सुल्तान और मल्लिका हैरान होकर उसे देख रहे थे। वह बंदर कहाँ जा रहा था? थोड़ी दूर पर एक नदी बह रही थी। नदी का किनारा कीचड़ और फिसलन से भरा था। बंदर कई बार फिसला, कई बार गिरा, लेकिन उसने हांडी नहीं छोड़ी। उसने बड़ी मेहनत से नदी से पानी भरा। पानी भरकर वापस आना और भी मुश्किल था। पानी छलक रहा था, रास्ता ऊंचा नीचा था। बंदर बिल्कुल इंसानों की तरह दो पैरों पर चलने की कोशिश करता और कभी हाथों का सहारा लेता। उसके चेहरे पर पसीने जैसी नमी थी और सांसें फूल रही थीं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। जब वह वापस पेड़ के नीचे पहुंचा, सुल्तान रोशन बेग खान की हालत और बिगड़ चुकी थी। बंदर धीरे से उनके करीब गया और हांडी उनके सामने रख दी। सुल्तान की आंखों में भरोसा नहीं था। क्या एक जानवर पानी ला सकता है? लेकिन प्यास इतनी ज्यादा थी कि सवाल करने का वक्त नहीं था। सुल्तान ने कांपते हाथों से पानी पिया। जिस्म में ताकत लौटी। फिर उन्होंने मल्लिका को पानी पिलाया। जब दोनों की जान में जान आई, तब उन्होंने गौर से उस बंदर को देखा। वह अब भी उनके पास बैठा था, बिल्कुल शांत, जैसे किसी वफादार सिपाही की तरह पहरा दे रहा हो। सुल्तान ने भारी आवाज में पूछा, तू कौन है? तूने हमारे साथ ये हमदर्दी क्यों की? बंदर ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी गर्दन एक तरफ झुकाई
और सुल्तान की आंखों में देखा। उस नजर में इतना गहरा सन्नाटा था कि सुल्तान रोशन बेग भी सिहर गए। उस रात उस जंगल में एक अजीब सा रिश्ता बन गया। बादशाह, मल्लिका और वह बंदर। रात गहरी हो गई। जंगल के जानवर जाग उठे थे। दूर कहीं से शेरों की दहाड़ और सियारों का रोना सुनाई दे रहा था। सुल्तान और मल्लिका डरे हुए थे, लेकिन वह बंदर पूरी रात उनके सिरहाने बैठा रहा। जब भी कोई आहट होती, बंदर चौकन्ना हो जाता, उसके कान खड़े हो जाते और वह गुर्राकर अंधेरे में इधर उधर देखता। सुल्तान ने महसूस किया कि जब तक यह जानवर उनके साथ है, जंगल में उन्हें हर आहट पर बेचैन करता रहेगा। सुबह होने ही वाली थी कि अचानक घोड़ों की टापें सुनाई दी, साथ ही मशालों की रोशनी दिखाई दी। बादशाह सलामत, बादशाह सलामत। ये आवाजें जानी पहचानी थीं। सुल्तान के वफादार सिपह सालार अपनी फौज के साथ उन्हें ढूंढते हुए वहां आ पहुंचे थे। गद्दारों को कुचल दिया गया था और बाकी सेना अब सुल्तान को वापस ले जाने आई थी। सिपाहियों ने जैसे ही अपने बादशाह को उस हाल में देखा, वे रो पड़े। सिपह सालार आगे बढ़ा। माफी बादशाह सलामत, हमें आने में देर हो गई, लेकिन अब सब ठीक है। तख्त आपका इंतजार कर रहा है। सुल्तान ने मल्लिका की तरफ देखा और एक राहत की सांस ली। फिर उनकी नजर उस बंदर पर गई। अब जब भीड़ और सिपाही वहां थे, तो बंदर डर कर भागने की बजाय वहीं सुल्तान के पैरों के पास बैठा रहा। बादशाह ने कहा, रात ज्यादा हो गई है, हम लोग सुबह इस जंगल से निकल जाएंगे। तब तक यहीं पर रहने का इंतजाम करो और इस बंदर के लिए भी एक अच्छा सा बिस्तर लगा दो। सिपाहियों ने फौरन इंतजाम किया और बादशाह ने जंगल में ही रात गुजारी। सुबह हुई तो बादशाह महल जाने के लिए तैयार हुए। सुल्तान ने सिपह सालार से कहा, हम महल वापस चलेंगे, लेकिन यह बंदर भी हमारे साथ जाएगा। सिपाही हैरान रह गए। बादशाह सलामत, एक जंगली जानवर। सुल्तान की आवाज में सख्ती आ गई। यह जानवर नहीं, हमारा दोस्त है। अगर कल रात यह पानी न लाता, तो आज तुम हमारी लाशें उठा रहे होते। इसके लिए एक शाही पालकी तैयार करो। यह हमारे साथ हमारी सवारी में चलेगा। हुक्म की तामील हुई। एक मखमली गद्दी बंदर के लिए लगाई गई। बंदर ने भी कोई नखरा नहीं किया। वह बड़े इत्मीनान और सुकून से गद्दी पर जाकर बैठ गया, जैसे उसे आदत हो। उसकी चाल में एक ऐसी नजाकत थी जो जानवरों में नहीं होती। काफिला महल पहुंचा। सुल्तान रोशन बेग खान की वापसी पर जश्न मनाया गया, लेकिन महल के लोग यह देखकर दंग रह गए कि बादशाह के ठीक पीछे एक बंदर भी पूरे शाही अंदाज में महल में दाखिल हो रहा है। सुल्तान ने उस बंदर के रहने के लिए महल के बागीचे में एक खास जगह बनवा दी। उसे हर तरह की सहूलियत दी गई, अच्छे से अच्छा खाना, मीठे फल। लेकिन बंदर उन चीजों से खुश नहीं था। एक दिन दरबार लगा हुआ था। सुल्तान तख्त पर बैठे थे और वजीर सल्तनत के मसलों पर बात कर रहे थे। अचानक दरबार के दरवाजे पर हलचल हुई। पहरेदारों को हटाते हुए वही बंदर दरबार के बीचों बीच आ गया। पूरा दरबार सन्न रह गया। बंदर बेखौफ होकर सीधे सुल्तान के तख्त की तरफ बढ़ा। वजीर चिल्लाया, हटाओ इस जानवर को यहां से। लेकिन सुल्तान ने हाथ उठाकर सबको रोक दिया। रुको, देखते हैं ये क्या चाहता है। बंदर तख्त के करीब पहुंचा। वहां मुंशी बैठा शाही फरमान लिख रहा था। बंदर ने मुंशी के हाथ से कलम छीन ली। दरबारियों की आंखें फटी की फटी रह गईं। एक बंदर और कलम। बंदर ने कलम को स्याही में डुबोया और सामने रखे कोरे कागज पर कुछ लिखना शुरू किया। उसकी पकड़ इंसानों जैसी थी। कुछ ही पलों में उसने कागज सुल्तान की तरफ बढ़ा दिया। सुल्तान ने कागज हाथ में लिया। उस पर बहुत ही खूबसूरत लिखावट में लिखा था, मैं कोई जानवर नहीं हूं जिसे बागीचे में रखा जाए। मैंने आपकी जान बचाने की कोशिश की है। मेरा अधिकार है कि मुझे भी एक महल मिले, नौकर चाकर मिले और वो तमाम इज्जत मिले जो एक खास मेहमान को मिलती है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं अभी यह जगह छोड़कर चला जाऊंगा और मुझे आपसे कोई शिकायत भी नहीं होगी। सुल्तान रोशन बेग के पसीने छूट गए। यह कोई आम बात नहीं थी। एक बंदर न सिर्फ लिख रहा था, बल्कि अपना अधिकार मांग रहा था। सुल्तान ने मन ही मन सोचा, इस बंदर के अंदर जरूर कोई बहुत बड़ा राज छिपा है। सुल्तान ने कागज वजीर को दिखाया। वजीर का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। सुल्तान ने ऐलान किया, इसकी मांग पूरी की जाए। पुराने वजीर की हवेली को खाली कराकर रातों रात इस बंदर के लिए तैयार किया जाए। आज से यह सिर्फ बंदर नहीं, शाही मेहमान है। उस दिन के बाद से बंदर की जिंदगी बदल गई। उसके लिए रेशमी लिबास सिले गए।
सोने के बर्तनों में खाना परोसा जाने लगा। नौकर उसकी देखभाल में दिन रात खड़े रहते। लेकिन बंदर ने कभी किसी से बात नहीं की। वह बस इशारों में हुक्म देता या लिखकर अपनी बात कहता। धीरे धीरे बंदर का कद बढ़ने लगा। वह अक्सर दरबार में आता और सुल्तान के पास रखी एक खास कुर्सी पर बैठता। जब भी सुल्तान कोई मुश्किल फैसला लेने में फंसते, बंदर एक पर्ची पर कुछ लिखकर उनकी तरफ बढ़ा देता। और हैरानी की बात यह थी कि बंदर की सलाह ज्यादातर मामलों में सही साबित होती। लोग उसे अक्लमंद बंदर कहने लगे। सुल्तान रोशन बेग अब हर छोटे बड़े काम में उसकी राय लेने लगे थे। लेकिन बंदर की नजरें कुछ और ही तलाश रही थीं। उसका मकसद सिर्फ इज्जत और आराम नहीं था। उसकी उदास और गहरी आंखें अक्सर महल की ऊंची खिड़कियों की तरफ टिकी रहती थीं। सुल्तान की एक ही बेटी थी, शहजादी गुलनाज। गुलनाज की खूबसूरती की तारीफें 7 मुल्कों में मशहूर थीं। उसका रंग दूध जैसा सफेद, आंखें हिरनी जैसी बड़ी और बाल ऐसे घने काले जैसे सावन की घटा। उसकी आवाज में कोयल जैसी मिठास थी। गुलनाज अपने महल के हिस्से में रहती थी और कम ही बाहर निकलती थी। उसे शायरी और दुनियावी रौनक से बेहद लगाव था। एक सुहानी सुबह शहजादी गुलनाज अपने महल की बालकनी में खड़ी अपने गीले बाल सुखा रही थी। ठंडी हवा चल रही थी और वह गुनगुना रही थी। नीचे शाही बागीचे में वही बंदर टहल रहा था। अचानक बंदर की नजर ऊपर उठी। उसने बालकनी में खड़ी गुलनाज को देखा। उस पल बंदर के लिए वक्त जैसे थम गया। बंदर की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। वह बिना पलक झपकाए गुलनाज को देखता रहा। उसके हाथ में जो फूल था वह गिर गया। ऐसा लग रहा था जैसे वह बंदर उस चेहरे को सदियों से जानता हो। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। गुलनाज ने महसूस किया कि कोई उसे देख रहा है। उसने नीचे देखा। उसे एक बंदर दिखाई दिया जो बेहद अजीब तरह से उसे घूर रहा था। वह कोई मामूली बंदर नहीं लग रहा था। उसके खड़े होने का तरीका, उसका लिबास, सब कुछ शाही था। गुलनाज को हंसी आ गई। उसने अपनी सहेली से पूछा, "यह कौन है जो ऐसे देख रहा है?" सहेली ने बताया, "शहजादी साहिबा, यह वही बंदर है जिसने बादशाह सलामत की जान बचाने की कोशिश की थी। अब यह हमारे दरबार का खास हिस्सा है।" गुलनाज मुस्कुराई और अंदर चली गई। लेकिन वह नहीं जानती थी कि उस एक मुस्कुराहट ने बंदर के अंदर एक तूफान खड़ा कर दिया है। उस दिन के बाद से बंदर का लहजा बदल गया। अब वह दरबार में कम और शाही बाग में गुलनाज की बालकनी के नीचे ज्यादा वक्त बिताने लगा। वह घंटों वहां बैठा रहता। कभी कभी वह बागीचे से सबसे खूबसूरत फूल चुनता और चुपके से बालकनी के रास्ते पर रखा था। गुलनाज को यह सब अजीब लगता। उसे यह जानवर दिलचस्प लगने लगा था। वह कभी कभी ऊपर से उसे देख लेती और हाथ हिला देती। बंदर के लिए इतना ही काफी था। एक रोज शाम को सुल्तान रोशन बेग अपने खास कमरे में बैठे थे। तभी पहरेदार ने आकर खबर दी कि शाही बंदर उनसे मिलने आया है। सुल्तान ने उसे अंदर बुलाया। बंदर अंदर आया। आज उसकी चाल में एक अलग ही अकड़ थी। उसने सुल्तान को आदाब नहीं किया, बल्कि सीधे उनके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। सुल्तान को यह बात खली, मगर उन्होंने कुछ कहा नहीं। बंदर ने अपनी जेब से एक सुनहरे रंग का लिफाफा निकाला और सुल्तान की मेज पर रख दिया। सुल्तान ने पूछा, "यह क्या है?" बंदर ने आंखों से इशारा किया कि उसे पढ़ें। सुल्तान ने लिफाफा खोला। अंदर एक खत था। जैसे जैसे सुल्तान खत पढ़ते गए, उनका चेहरा गुस्से से लाल होता गया। माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगीं और हाथ कांपने लगे। खत में लिखा था, "बादशाह सलामत, मैंने आपकी जान बचाने की कोशिश की। आपकी सल्तनत को कई बार डूबने से बचाने की कोशिश की। मेरी अक्ल और वफादारी का आप भी लोहा मानते हैं। अब वक्त आ गया है कि इस रिश्ते को एक नाम दिया जाए। मैं आपकी बेटी शहजादी गुलनाज से शादी करना चाहता हूं। अगर आपने मेरी यह मांग ठुकरा दी तो याद रखिएगा, जिस तरह मैंने आपको जंगल से निकालने में मदद की है, वैसे ही मैं आपको वापस उसी जंगल की खाक छानने में भी मदद कर सकता हूं। मेरी ताकत का आपको अंदाजा नहीं है।" सुल्तान रोशन बेग ने गुस्से से खत को मेज पर पटका। "गुस्ताख, तेरी ये मजाल! एक जानवर होकर तू हमारी बेटी का हाथ मांग रहा है?" सुल्तान दहाड़े। बंदर डरा नहीं। वह अपनी जगह से उठा और धीरे धीरे सुल्तान के करीब गया। उसने मेज पर रखे फल काटने वाले चाकू को उठाया। सुल्तान होशियार हो गए। क्या यह हमला करेगा? लेकिन बंदर ने चाकू से मेज पर जोर से वार किया, जिससे चाकू लकड़ी में धंस गया।
फिर उसने सुल्तान की आंखों में आंखें डालकर एक और पर्ची निकालकर उनके हाथ में थमा दी। उसमें लिखा था, सोच लीजिए सुल्तान, इनकार करने से पहले अपनी मल्लिका और अपनी सल्तनत की सलामती के बारे में सोच लीजिएगा। मुझे ना सुनने की आदत नहीं है। आपके पास कल सुबह तक का वक्त है। यह देकर बंदर बिना मुड़े कमरे से बाहर निकल गया। सुल्तान धम्म से कुर्सी पर गिर पड़े। उनका दिमाग सुन्न हो गया था। एक तरफ उनकी प्यारी बेटी गुलनाज और दूसरी तरफ एक ऐसा दुश्मन जो उनके घर के अंदर बैठा था और जिसके पास न जाने कौन सी अजीब ताकत थी। वह जानते थे कि यह बंदर मामूली नहीं है। जंगल में उस रात जो उसने किया और दरबार में जो फैसले उसने लिए, वो किसी इंसान की तरह थे। लेकिन अपनी फूल सी बच्ची को एक जानवर के हवाले कैसे कर दें? सुल्तान पूरी रात सो नहीं सके। वो कभी टहलते, कभी सर पकड़कर बैठ जाते। सुबह होने को थी और फैसले की घड़ी नजदीक आ रही थी। अगर वो मना करते हैं तो बंदर सल्तनत तबाह कर सकता है, जैसा उसने धमकी दी थी। और अगर हाँ कहते हैं तो दुनिया क्या कहेगी? और गुलनाज, गुलनाज का क्या होगा? अगली सुबह दरबार सजने से पहले ही सुल्तान गुलनाज के कमरे में गए। उनकी आंखें सूजी हुई थीं। गुलनाज ने अपने बाप की यह हालत देखी तो घबरा गई। अब्बू जान, क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों हैं? गुलनाज ने पूछा। सुल्तान की आंखों से आंसू छलक पड़े। उन्होंने भारी मन से सारी बात अपनी बेटी को बता दी। उन्होंने बताया कि कैसे उस बंदर ने धमकी दी है और कैसे सल्तनत खतरे में है। गुलनाज सन्न रह गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस बंदर को वह एक दिलचस्प खिलौना समझ रही थी, वह उसकी जिंदगी को बर्बाद करने पर तुला है। सुल्तान ने रोते हुए कहा, बेटी, मैं अपनी जान दे दूंगा, मगर तेरी शादी उस जानवर से नहीं होने दूंगा। मैं अभी जाकर सिपाहियों को हुक्म देता हूं कि उस बंदर को तीरों से छलनी कर दें, चाहे फिर मेरा जो भी अंजाम हो। सुल्तान जाने ही वाले थे कि गुलनाज ने उनका हाथ पकड़ लिया। रुकिए अब्बू जान। गुलनाज की आवाज में एक अजीब सी तेजी थी। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अगर उस बंदर में कुछ अलग है कि वह पूरी सल्तनत को हिला सकता है, तो उसे मारने की कोशिश करना बेवकूफी होगी। वो पूरे खानदान के लिए खतरा बन सकता है। तो क्या मैं तुझे उसके हवाले कर दूं? सुल्तान चिल्लाए। गुलनाज ने एक गहरी सांस ली। उसकी आंखों में आंसुओं की जगह एक ठंडे फैसले की चमक थी। अगर मेरी जिंदगी से आपकी जान, अम्मी की जान और यह सल्तनत बचती है, तो मुझे यह मंजूर है। मैं उस बंदर से शादी करूंगी। गुलनाज! सुल्तान और मल्लिका दोनों एक साथ चीख पड़े। हाँ अब्बू, लेकिन मेरी एक शर्त होगी, गुलनाज ने कहा। शादी पूरे शाही रीति रिवाजों से होगी। मैं देखना चाहती हूं कि वो बंदर दूल्हा बनकर कैसा लगता है, और मुझे लगता है कि इस बंदर के पीछे कोई बहुत गहरा राज है जो हमें अब भी दिखाई नहीं दे रहा। गुलनाज ने फैसला तो सुना दिया था, लेकिन उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। क्या वाकई उसकी पूरी जिंदगी अब एक जानवर के साथ बीतेगी, या कुछ और मामला है? उधर अपने महल में बैठा बंदर एक आईने के सामने खुद को निहार रहा था। उसकी आंखों में जीत की चमक थी, लेकिन साथ ही एक गहरा दुख भी। जैसे वह कह रहा हो, गुलनाज, तुम नहीं जानती कि तुम किससे शादी कर रही हो। काश मैं तुम्हें सच बता सकता। आखिरकार सुल्तान ने भारी मन से ऐलान करवा दिया। पूरे शहर में कोहराम मच गया। हर जुबान पर बस एक ही बात थी, शहजादी गुलनाज की शादी एक बंदर से हो रही है। महल में शादियां तो बहुत देखी गई थीं, मगर ऐसी शादी न तो किसी ने देखी थी और न ही सुनी थी। आमतौर पर जब बादशाह की बेटी की शादी होती है, तो पूरा शहर रोशनी से नहा उठता है। खुशियों के नगाड़े बजते हैं, गरीबों में सोना चांदी बांटा जाता है। मगर आज आज सुल्तान रोशन बेग खान के महल में सन्नाटा पसरा हुआ था। दीवारों पर सजावट तो थी, लेकिन देखने वालों की आंखों में खुशी नहीं, खौफ और आंसू थे। नौकर चाकर दबे पांव चल रहे थे। शहनाई की आवाज में भी एक अजीब सा दर्द था, जो सुनने वालों का कलेजा चीर रहा था। महल के अंदरूनी हिस्से में शहजादी गुलनाज को दुल्हन के लिबास में तैयार किया जा रहा था। उसकी सखियां उसे हल्दी और उपटन लगा रही थीं, मगर उनके हाथ कांप रहे थे। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि शहजादी की आंखों में देखे। गुलनाज की आंखें पथरा गई थीं। न आंसू, न शिकायत, बस एक खामोश इंतजार। वो लाल जोड़े में किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी, लेकिन उसके चेहरे की रौनक बुझ चुकी थी। एक बूढ़ी कनीज ने रोते हुए कहा, हाय रे जिंदगी, ये कैसा अंधेर है।
फूल सी बच्ची और दूल्हा एक जानवर। गुलनाज ने आईने में अपनी परछाई देखी और धीमे से बोली, रो मत अम्मा, शायद मेरी जिंदगी में यही था। अगर मेरी बर्बादी से मेरे वालिद और मेरी रियासत बचती है तो यह सौदा महंगा नहीं है। तभी बाहर शोर हुआ, बारात आ गई थी। लेकिन यह बारात भी अजीब थी। न कोई घोड़ा, न कोई बैंड बाजा, बस खामोशी से चलते हुए कुछ सिपाही और उनके बीच में एक पालकी। उस पालकी में बैठा था बंदर। बंदर ने आज एक बेशकीमती सुनहरी शेरवानी पहन रखी थी। उसके सिर पर एक छोटी सी पगड़ी बंधी थी जिस पर कलगी लगी थी। गले में मोतियों की माला थी। देखने में वह किसी खिलौने जैसा लग रहा था, मगर उसकी आंखों में वही पुरानी सख्ती और इंतजार था। वो पालकी से उतरा और दो पैरों पर चलता हुआ दरबार की तरफ बढ़ा। उसकी चाल में बादशाह सुल्तान रोशन बेग जैसी अकड़ थी। सुल्तान रोशन बेग खान अपनी गद्दी पर नहीं बैठे थे। वो एक कोने में खड़े थे, नजरें झुकाए। उन्हें अपनी बेबसी पर इतना गुस्सा आ रहा था कि मन कर रहा था खुद को ही खत्म कर लें, लेकिन वो मजबूर थे। सबके सामने ये अजीब शादी कराई गई। एक इंसान और एक जानवर का रिश्ता जुड़ गया। रुखसती का मंजर दिल दहला देने वाला था। मल्लिका पछाड़ खाकर गिर पड़ी। सुल्तान ने मुंह फेर लिया क्योंकि वो अपनी बेटी को इस हाल में नहीं देख सकते थे। गुलनाज पालकी में बैठी और उसे उस महल की तरफ ले जाया गया जो सुल्तान ने बंदर को दिया था। यह महल बादशाह के महल से थोड़ा दूर घने बागीचे के बीच में था। रात हो चुकी थी। महल के अंदर अंधेरा और सन्नाटा था। सिर्फ कुछ मोमबत्तियां जल रही थीं, जिनकी लपटें हवा में फड़फड़ा रही थीं। गुलनाज को एक बड़े से कमरे में ले जाकर छोड़ दिया गया। कमरे को फूलों से सजाया गया था, जिसकी खुशबू गुलनाज का दम घोंट रही थी। दरवाजा बंद हो गया। अब कमरे में सिर्फ गुलनाज थी और खामोशी। वह पलंग के एक कोने में सिमट कर बैठ गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हर आहट पर उसे लगता कि अब वो आएगा। वो जंगली जानवर, वो बंदर, वो उसके साथ क्या करेगा? क्या वो उसे नोच खाएगा या जानवरों जैसा बर्ताव करेगा? खौफ के मारे उसके हलक में कांटे चुभ रहे थे। तभी दरवाजे की कुंडी हिली। खट खट। गुलनाज ने अपनी सांस रोक ली। दरवाजा धीरे से खुला। अंधेरे में दो चमकती हुई आंखें दिखाई दी। बंदर अंदर दाखिल हुआ। उसने दरवाजा अंदर से बंद किया और कुंडी लगा दी। गुलनाज डर के मारे कांपने लगी। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं और कांपने लगी। बंदर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। उसके चलने की आवाज कालीन पर दब गई थी। गुलनाज को महसूस हुआ कि वो उसके बिल्कुल करीब आ गया है। उसे बंदर की भारी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। अचानक एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई कपड़े उतार रहा हो। सरसराहट की आवाज। गुलनाज ने सोचा शायद यह अपनी शेरवानी उतार रहा है। लेकिन फिर एक ऐसी आवाज आई जिसे सुनकर गुलनाज के रोंगटे खड़े हो गए, जैसे खाल खींच रही हो। छर्र छर्र। गुलनाज से रहा नहीं गया। डर के मारे उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और जो उसने देखा उस पर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसके सामने वो बंदर नहीं खड़ा था। जमीन पर बंदर की खाल एक बेजान लिबास की तरह पड़ी थी और उसके पास खड़ा था एक बेहद खूबसूरत नौजवान। उसकी आंखें वही थीं, गहरी और समझदार, जो उस बंदर की थीं, मगर अब वो एक इंसान की आंखें थीं। गुलनाज की चीख निकलते निकलते रह गई। वह हक्का बक्का होकर उसे देखती रह गई। क्या यह कोई सपना है या यह बंदर कोई जादूगर है? वह नौजवान मुस्कुराया। उसकी मुस्कुराहट में इतनी कशिश थी कि गुलनाज का आधा डर वहीं खत्म हो गया। उसने अपनी मखमली आवाज में कहा, डरो मत गुलनाज, मैं वही हूं जिससे तुमने शादी की है, मगर मेरी हकीकत वो नहीं है जो दुनिया को दिखती है। गुलनाज ने कांपती आवाज में पूछा, तो तुम कौन हो? और यह बंदर की खाल? नौजवान ने एक गहरी सांस ली और खिड़की की तरफ बढ़ा। उसने बाहर चांद को देखा और अपनी कहानी शुरू की। मेरा नाम शहजादा आतिफ है। मैं फरगाब के पास वाले मुल्क खुशहाल का शहजादा हूँ। मेरे वालिद वहां के बादशाह थे। हमारी सल्तनत बहुत खुशहाल थी, मगर मेरी सौतेली माँ, जो एक जादूगरनी है, उसे मेरा वजूद बर्दाश्त नहीं था। वो चाहती थी कि तख्त उसके बेटे को मिले, इसलिए उसने बचपन से मुझे जादू टोना जैसे उल्टे कामों में उलझा दिया। मैं जादू टोना और इस तरह की गलत हरकतें करने लगा। आतिफ की आवाज में दर्द था। वो मुड़ा और गुलनाज की आंखों में देखा। फिर उस जादू टोना की वजह से मेरे साथ कुछ उल्टा हुआ। मैं सबके सामने एक जानवर,
एक बंदर बनकर रहूंगा। सब मुझसे नफरत करेंगे, मुझे पत्थर मारेंगे। सिर्फ अपनी बीवी के सामने ही मैं इंसान बन सकता हूं। गुलनाज यह सब सुन रही थी जैसे कोई कहानी सुन रही हो। आतिफ ने आगे कहा, मैं वहां से भाग निकला, भटकता रहा, जंगलों में, पहाड़ों में, जानवरों की तरह जिया। फिर मेरी मुलाकात तुम्हारे वालिद से हुई, जब मैंने तुम्हें पहली बार महल की बालकनी में देखा था। गुलनाज, उस दिन मुझे लगा कि शायद मेरा जादू टूटने का वक्त आ गया है। मेरे दिल ने कहा कि सिर्फ तुम ही वो हो जो मेरी इस सच्चाई को अपना सकती हो। वो गुलनाज के सामने बैठ गया। मैंने तुम्हारे वालिद को डराया, धमकाया, मजबूर किया। मुझे माफ कर दो। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मुझे तुम्हारे करीब आने के लिए यह नाटक करना पड़ा। गुलनाज की आंखों से डर अब गायब हो चुका था। उसकी जगह एक अजीब सी हमदर्दी और शायद मोहब्बत ने ले ली थी। उसने देखा कि यह वही शख्स है जिसने उसके बाप की जान बचाने की कोशिश की थी। यह वही है जिसने अपनी समझदारी से सल्तनत के मसले हल करने की कोशिश की थी। गुलनाज ने हिचकिचाते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया और आतिफ के चेहरे को छूने की कोशिश की। तो क्या क्या यह जादू कभी खत्म नहीं होगा? आतिफ ने उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया। उसका एहसास गर्म और इंसानी था। होगा, लेकिन उसकी एक बहुत मुश्किल शर्त है। वो शर्त क्या है, ये मुझे भी अभी पूरी तरह नहीं पता। फिलहाल तो यही मेरी जिंदगी है। दिन में बंदर, रात में तुम्हारा शौहर। उस रात दोनों ने बहुत बातें की। आतिफ ने अपने मुल्क की कहानियां सुनाई, गुलनाज ने अपने बचपन की। एक अजीब सा रिश्ता बन गया था दोनों के बीच। बाहर जनता समझ रही थी कि शहजादी एक जानवर के साथ कैद है, लेकिन अंदर शहजादी को एक हसीन और अक्लमंद शौहर मिल चुका था। सुबह होने से कुछ देर पहले आतिफ उठा। उसके चेहरे पर उदासी थी। गुलनाज, सूरज निकलने वाला है, मुझे जाना होगा। उसने जमीन से वह बंदर की खाल उठाई। गुलनाज का दिल भर आया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका इतना खूबसूरत शौहर अब दोबारा उस बदसूरत खाल में छुप जाएगा। आतिफ ने जाते जाते कहा, एक बात याद रखना गुलनाज, यह राज राज ही रहना चाहिए। अगर किसी को पता चला तो मेरी जान को खतरा हो सकता है। और सबसे जरूरी बात, कभी भी मेरी इस खाल को नुकसान मत पहुंचाना। अगर यह खाल जल गई या खो गई तो मैं हमेशा के लिए गायब हो जाऊंगा, शायद मर भी जाऊं। गुलनाज ने कहा, मैं मरते दम तक यह राज किसी को नहीं बताऊंगी। देखते ही देखते आतिफ ने वह खाल ओढ़ी और एक पल में वह फिर से वही बंदर बन गया। उसकी चाल, उसकी आवाज, सब बदल गया। अब वहां शहजादा नहीं, एक जानवर था। शादी की पहली रात बीत चुकी थी। महल के लोगों को उम्मीद थी कि सुबह शहजादी गुलनाज रोती हुई, डरी हुई या शायद जख्मी हालत में बाहर आएगी। आखिर उसका शौहर एक जानवर था, लेकिन जब सुबह शीश महल का दरवाजा खुला तो नजारा कुछ और ही था। गुलनाज बाहर आई। उसकी आंखों में नींद की खुमारी थी, लेकिन चेहरे पर डर नहीं, एक अजीब सा सुकून था। उसने हल्के गुलाबी रंग का लिबास पहन रखा था। उसके पीछे पीछे वह बंदर भी बाहर आया। अजीब बात यह थी कि बंदर आज किसी जंगली जानवर की तरह नहीं, बल्कि बड़े सलीके से सिर लटकाए उसके पीछे चल रहा था, जैसे उसका कोई बहुत अच्छा शौहर हो। महल की दासियां और खुद सुल्तान रोशन बेग खान यह देखकर हैरान थे। सुल्तान ने डरते डरते अपनी बेटी से पूछा, बेटी, तुम ठीक तो हो? उस उस जानवर ने तुम्हें कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया? गुलनाज ने अपने बाप की आंखों में देखा और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, नहीं अब्बा जान, जिसे हम जानवर समझ रहे थे उसमें इंसानों की तरह सलीका है। उसने मुझे छुआ तक नहीं। उसने मुझे वो इज्जत दी जो शायद कोई शहजादा दे पाता। सुल्तान और मल्लिका एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह राहत की बात है या चिंता की। क्या बंदर ने शहजादी पर कोई जादू कर दिया है? अब गुलनाज की दुनिया बदल गई थी। दिन में वो बंदर उसका साथी होता, उसका ख्याल रखता, उसे हंसाता, और रात होते ही बंद दरवाजों के पीछे वो शहजादा उसका महबूब बन जाता। वो दोनों घंटों बातें करते। शहजादा उसे अपने मुल्क के किस्से सुनाता, गुलनाज उसे अपनी शायरी सुनाती। गुलनाज के चेहरे पर अब एक ऐसा निखार आ गया था जो पहले कभी नहीं था। वो हर वक्त खुश रहती, कभी कभी अकेले में मुस्कुराती। उसकी यह खुशी पूरे महल में चर्चा बन गई थी। सुना तुमने? दासियां कानाफूसी करती। शहजादी उस जानवर के साथ बहुत खुश हैं। कहीं उन पर कोई जादू तो नहीं हो गया? यही सवाल सुल्तान की बेगम मल्लिका के दिमाग में भी जहर की तरह घुल रहा था।
एक माँ का दिल यह मानने को तैयार ही नहीं था कि उसकी फूल सी बेटी एक बंदर के साथ खुश रह सकती है। जरूर कोई गड़बड़ है, मल्लिका ने एक रात सुल्तान से कहा। हमारी बेटी की अक्ल पर पर्दा पड़ गया है। वो दिन ब दिन पीली नहीं, बल्कि और हसीन होती जा रही है। क्या कोई जानवर के साथ रहकर इतना खुश हो सकता है? मुझे लगता है वो बंदर कोई जादूगर है जो उसका खून पी रहा है और बदले में उसे ये झूठी चमक दे रहा है। सुल्तान ने भी चिंता जताई। तो हम क्या करें बेगम? मैं पता लगाऊंगी, मल्लिका ने ठान लिया। मैं आज रात खुद देखूंगी कि उस शीश महल के बंद दरवाजों के पीछे क्या होता है। चांदनी रात थी। पूरा महल सो रहा था, लेकिन मल्लिका जाग रही थी। उसने एक काला लबादा ओढ़ा और चुपचाप अपने कमरे से निकली। वो साए की तरह दीवारों से चिपक कर शीश महल की तरफ बढ़ी। शीश महल के दरवाजे पर पहरेदार ऊँघ रहे थे। मल्लिका पीछे के रास्ते से, जहां एक रोशनदान था, वहां पहुंची। उसने किसी तरह पत्थर पर चढ़कर अंदर झांका। अंदर का नजारा देखकर मल्लिका के हलक में चीख अटक गई। उसने देखा कि पलंग पर उसकी बेटी गुलनाज सो रही है और उसके बगल में कोई बंदर नहीं, बल्कि एक खूबसूरत शहजादा बैठा है। वो गुलनाज के बालों को सहला रहा था। मल्लिका अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाई। यह ये कौन है? मल्लिका ने सोचा। ये तो कोई शहजादा लगता है। तो क्या वो बंदर ही ये नौजवान है? तभी उसकी नजर फर्श पर पड़ी। वहां वो बंदर की खाल बेजान पड़ी थी, जैसे कोई गंदा कपड़ा हो। मल्लिका के दिमाग में एक खतरनाक ख्याल आया। उसे लगा कि यह खाल ही वो मुसीबत है जिसने इस शहजादे को जकड़ रखा है। अगर मैं इस खाल को खत्म कर दूं, मल्लिका ने सोचा, तो ये शहजादा हमेशा के लिए शहजादा ही रहेगा। मेरी बेटी की जिंदगी संवर जाएगी। उसे फिर कभी उस घिनौने बंदर के साथ दिन नहीं गुजारना पड़ेगा। ये एक माँ की ममता थी, लेकिन अधूरी जानकारी के साथ। और अधूरी जानकारी जहर से भी ज्यादा खतरनाक होती है। मल्लिका ने इंतजार किया। जब शहजादा पानी पीने के लिए उठा और दूसरे कमरे की तरफ गया, मल्लिका ने मौका देखा। वो दबे पांव पिछली खिड़की को धीरे से खोलकर अंदर दाखिल हुई। गुलनाज गहरी नींद में थी। मल्लिका ने झपट कर वो बंदर की खाल उठा ली। खाल छूने में ठंडी और अजीब थी। मल्लिका उसे लेकर बाहर भागी। मल्लिका सीधे महल के उस हिस्से में गई जहां अलाव सुलग रहा था। आग अभी पूरी तरह बुझी नहीं थी। अंगारे दहक रहे थे। आज यह किस्सा ही खत्म कर देती हूं, मल्लिका बड़बड़ाई। उसने वो खाल उठाई और उसे दहकते हुए अंगारों में डाल दिया। जैसे ही खाल आग में गिरी, उसमें से एक अजीब सी नीली लपट उठी। बालों के जलने की तेज बदबू हवा में फैल गई। लेकिन उसी पल शीश महल से एक ऐसी दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी जिसने सुल्तान, पहरेदार और पूरे शहर को नींद से जगा दिया। नहीं, ये क्या किया? आवाज उस शहजादे की थी। मल्लिका घबरा गई। ये क्या हुआ? उधर शीश महल में जुल्म ढा गया। शहजादा, जो अभी पानी पी रहा था, अचानक जमीन पर गिर पड़ा। उसका जिस्म तपने लगा, जैसे कोई उसे आग में जला रहा हो। वो तड़प रहा था, चीख रहा था। गुलनाज, गुलनाज! उसने पुकारा। गुलनाज हड़बड़ाकर उठी। उसने देखा उसका शौहर जमीन पर लौट रहा है। उसका जिस्म लाल पड़ रहा है। क्या हुआ? तुम्हें क्या हो रहा है? गुलनाज रोते हुए उसके पास भागी। मेरी खाल, किसी ने मेरी खाल जला दी गुलनाज, शहजादा दर्द से कराहते हुए बोला। मेरा जिस्म जल रहा है, मेरा घर जला दिया। गुलनाज को तुरंत समझ आ गया। अम्मी! वो चिल्लाई। तभी मल्लिका दौड़ती हुई अंदर आई। उसने देखा कि शहजादा तड़प रहा है। मैंने मैंने तो भलाई के लिए किया था, मल्लिका हकलाते हुए बोली। मैंने सोचा अगर वो खाल जल जाएगी तो तुम हमेशा के लिए इंसान बन जाओगे। शहजादे ने मल्लिका की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू और आग दोनों थे। ए नादान औरत! शहजादा दर्द में चिल्लाया। तूने मेरी रिहाई नहीं, मेरी मौत का सामान किया है। वो खाल मेरा हिस्सा थी। शर्त यह थी कि वो सलामत रहे। अब जब वो जल गई है, तो मैं यहां एक पल भी नहीं रह सकता। मुझे जाना होगा, बहुत दूर, जहां आग की ठंडक हो। उसके जिस्म से अब धुआं निकलने लगा था। वो इंसान से फिर से कुछ और बनने लगा। न पूरा इंसान, न पूरा जानवर। एक जला हुआ, अधजला साया। नहीं, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। गुलनाज ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ जलने लगा। मुझे माफ करना गुलनाज, शहजादा रोते हुए पीछे हटा। अब मैं इस रूप में तुम्हारे पास नहीं रह सकता। मुझे ढूंढना मत, मुझे भूल जाओ। और फिर एक तेज आंधी आई।
खिड़कियां टूटकर खुल गईं। शहजादा दर्द से चीखता हुआ उस खिड़की से कूदा और जंगल के अंधेरे में उस काली रात में कहीं गायब हो गया। उसकी चीखें देर तक हवा में गूंजती रहीं। मैं जल रहा हूं, मैं जल रहा हूं। कमरे में सन्नाटा छा गया। सिर्फ मल्लिका के रोने की आवाज आ रही थी। मुझे माफ कर दे बेटी, मुझसे गलती हो गई। गुलनाज अपनी जगह पर पत्थर बनी खड़ी थी। उसकी आंखों के सामने उसका प्यार, उसका शौहर तड़पते हुए गया था। उसने धीरे से अपनी मां की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब बेटी का प्यार नहीं, बल्कि एक औरत का गुस्सा था जिसका सुहाग उजाड़ दिया गया था। आपने खाल नहीं जलाई मां, गुलनाज ने बेहद धीमी लेकिन कड़क आवाज में कहा। आपने अपनी बेटी की दुनिया जला दी है। आपने मेरे शौहर को आग के हवाले कर दिया। मैं मैं नहीं जानती थी। मल्लिका सुबक रही थी। गुलनाज ने अपने आंसुओं को पोंछा। उसने अपने शाही जेवर उतारकर फेंकने शुरू किए। गले का हार, कानों की बालियां, हाथों के कंगन, सब जमीन पर बिखर गए। उसने अपना कीमती दुपट्टा उतार दिया। ये महल अब मेरे लिए मिट्टी का घर है, गुलनाज ने कहा। जहां मेरे शौहर नहीं, वहां मैं नहीं। तू कहां जा रही है? सुल्तान भी अब तक आ चुके थे। उन्होंने घबराकर पूछा। गुलनाज नंगे पैर दरवाजे की तरफ बढ़ी, उन्हें ढूंढने। जब तक मैं उन्हें वापस नहीं लाती या उनके साथ जल नहीं जाती, मैं इस महल में कदम नहीं रखूंगी। रुक जा बेटी, बाहर जंगल है, जानवर हैं। वो अब कहां मिलेगा तुझे? सुल्तान ने रास्ता रोकने की कोशिश की। गुलनाज ने एक ऐसी नजर डाली कि सुल्तान पीछे हट गए। वो जंगल मेरा है अब्बा जान, क्योंकि मेरा सुल्तान अब वहां है। और उस तूफानी रात में शहजादी गुलनाज, जिसने कभी फूलों पर भी पैर नहीं रखा था, नंगे पैर बिना किसी सहारे के उस घने डरावने जंगल की तरफ दौड़ पड़ी, उस चीख का पीछा करते हुए जो अब भी उसके कानों में गूंज रही थी। तूफान थम चुका था, मगर गुलनाज की जिंदगी में जो तूफान आया था वो अब शुरू हुआ था। वो नाजुक शहजादी, जिसके तलवों ने कभी मखमल के सिवा कुछ नहीं छुआ था, आज नंगे पैर जंगल के पथरीले रास्तों पर दौड़ रही थी। उसका कीमती लिबास झाड़ियों में उलझकर तार तार हो चुका था। पैरों से खून रिस रहा था, लेकिन उसे होश नहीं था। उसकी आंखों में सिर्फ एक तस्वीर थी, उसका शौहर जो आग की लपटों में घिरा तड़प रहा था। शहजादे, तुम कहां हो? गुलनाज की आवाज जंगल के सन्नाटे में गूंजती और टकरा कर वापस आ जाती। जवाब में सिर्फ सन्नाटा मिलता, या कभी कभी दूर से किसी जानवर की डरावनी आवाज। कई महीने बीत गए, मौसम बदले। कभी तपती धूप ने उसकी खाल झुलसा दी, कभी बारिश ने उसे पूरी रात भिगोया। जंगली जानवरों ने उसे घेरा, लेकिन उसकी आंखों में देखकर शेर और भेड़िए भी रास्ता छोड़ गए। चलते चलते गुलनाज की हालत ऐसी हो गई थी कि अब पहचानना मुश्किल था कि यह वही शहजादी है। वह बस एक ही रट लगाए जा रही थी, आतिफ, आतिफ। एक दिन वह थक कर एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे गिर पड़ी। उसमें अब और चलने की ताकत नहीं बची थी। उसे लगा कि शायद यही उसकी मंजिल है। मौत। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। आतिफ, मुझे माफ करना, मैं हार गई, वह बुदबुदाई। तभी ऊपर पेड़ की डालियों पर दो बड़े अजीब परिंदे आकर बैठे, जो इंसानों की बोली बोलते थे और जिनके पास दुनिया जहान की खबरें होती थीं। गुलनाज की आधी बेहोशी में उसे उन परिंदों की बात सुनाई दी। पहला परिंदा बोला, भाई देख, नीचे यह जो लड़की पड़ी है, कैसी लगती है? शायद किसी की तलाश में है। दूसरा परिंदा बोला, हाँ, इसके माथे पर लिखा है कि यह सबा के शहजादे आतिफ की दीवानी है। वही शहजादा जो आजकल मौत और जिंदगी की जंग लड़ रहा है। आतिफ का नाम सुनते ही गुलनाज के बेजान जिस्म में जैसे बिजली दौड़ गई। उसने अपनी भारी पलकें खोलने की कोशिश की। पहला परिंदा फिर बोला, बेचारा शहजादा, उसकी बीवी की मां की गलती की वजह से उसका जिस्म जल रहा है। वो अपने मुल्क सबा के तिलिस्मी महल में कैद है। उसका पूरा शरीर आग की तरह तपता है। हकीम और वैद्य हार मान चुके हैं। दूसरा परिंदा बोला, क्या उसका कोई इलाज नहीं है? है क्यों नहीं? पहले परिंदे ने राज खोला। इलाज बहुत मुश्किल है। 7 पहाड़ों के पार काली घाटी में एक गुफा है। वहां एक नीले रंग की जड़ी बूटी उगती है। अगर कोई उसे पीसकर 40 दिन तक शहजादे के जख्मों पर लगाए तो उसका जादू टूट सकता है और वो ठीक हो सकता है। लेकिन यह काम करेगा कौन?
वहां तक पहुंचना मौत को दावत देना है। गुलनाज ने यह सब सुन लिया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन यह खुशी के आंसू थे। उसे उम्मीद की रोशनी मिल गई थी। उसे पता चल गया था कि उसका आतिफ कहाँ है और उसे कैसे बचाया जा सकता है। परिंदे उड़ गए, लेकिन गुलनाज उठ खड़ी हुई। न जाने कहां से उसमें इतनी ताकत आ गई। उसने आसमान की तरफ देखा और कसम खाई, आतिफ, मैं आ रही हूं, मैं लाऊंगी वो जड़ी बूटी। अब गुलनाज का सफर और भी मुश्किल था। उसे काली घाटी जाना था। रास्ता आसान नहीं था। उसे उफनती नदियां पार करनी पड़ी, खामोश पहाड़ों पर चढ़ना पड़ा, जहां सांस लेना भी मुश्किल था। आखिरकार वह काली घाटी पहुंची। वहां अंधेरा था और जहरीले सांपों का पहरा था। गुफा के मुहाने पर पहुंचकर उसने देखा कि अंदर हल्की नीली रोशनी चमक रही है। वहीं थी वह नीले रंग की जड़ी बूटी। लेकिन जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, एक भारी आवाज आई, रुक जा ए इंसान। एक बड़ा अजगर वहां फन फैलाए बैठा था। उसकी आंखें लाल अंगारों जैसी थीं। यह जड़ी बूटी मेरी अमानत है, इसे ले जाने की कीमत जान है, अजगर फुंकारा। गुलनाज डरी नहीं। उसने निडर होकर अजगर की आंखों में देखा और कहा, मेरे पास जान तो बची नहीं है। मैं तो पहले ही अपने प्यार में मर चुकी हूं। अगर तुम्हें मेरी जान चाहिए तो ले लो, लेकिन यह जड़ी बूटी मुझे दे दो, क्योंकि इसके बिना मेरे जीने का कोई मकसद नहीं है। गुलनाज की आवाज में इतना दर्द और सच्चाई थी कि अजगर भी हैरान रह गया। उसने देखा कि यह लड़की अपनी जान बचाने के लिए नहीं, किसी और की जान बचाने के लिए मौत के मुंह में आई है। अजगर ने उसका रास्ता छोड़ दिया। ले जा इसे, लेकिन याद रखना, इसका असर तभी होगा जब तू बिना अपनी पहचान बताए 40 दिन तक देखभाल करेगी। गुलनाज ने जल्दी से वह चमकीली जड़ी बूटी तोड़ी। उसने उसे अपनी फटी हुई चुनरी में बांधा और वहां से निकल पड़ी। अब उसकी मंजिल थी मुल्क ए सबा। काफी दिनों के सफर के बाद गुलनाज एक बहुत बड़े और खूबसूरत शहर पहुंची। लेकिन शहर वीरान था। लोग उदास थे। ये मुल्क ए सबा था। गुलनाज ने अपनी पहचान छिपाने का फैसला किया। उसने एक बूढ़े हकीम का हुलिया बनाया, अपने चेहरे पर मिट्टी मली, कमर झुका ली और अपनी आवाज भारी कर ली। वह राजमहल के दरवाजे पर पहुंची। पहरेदारों ने रोका। ए बूढ़ी औरत, कहां जाती है? गुलनाज बोली, सुना है तुम्हारा शहजादा बहुत बीमार है। मैं दूर देश से आई हूं। मेरे पास एक ऐसी दवा है जो मुर्दे में भी जान डाल दे। मुझे एक मौका दो। पहरेदार उसे अंदर ले गए। महल के अंदर का नजारा देखकर गुलनाज का दिल बैठ गया। एक बड़े से कमरे में रेशमी बिस्तर पर उसका आतिफ लेटा हुआ था। लेकिन उसकी हालत देखकर रोना आता था। उसका पूरा शरीर काला पड़ चुका था, जैसे जल गया हो। वो बेहोशी में कराह रहा था, पानी, पानी। उसके पास बैठे हकीम सिर झुकाए हुए थे। बादशाह और रानी रो रहे थे। गुलनाज ने अपने आंसुओं को रोका। उसे याद था कि अगर उसने अपनी पहचान जाहिर की तो शायद इलाज काम न करे। उसने बादशाह से कहा, हुजूर, मैं शहजादे का इलाज कर सकती हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। बादशाह ने उम्मीद भरी नजरों से देखा। मांगो, जो मांगना है, बस मेरे बेटे को बचा लो। गुलनाज बोली, अगले 40 दिन तक इस कमरे में मेरे सिवा कोई नहीं आएगा। मैं खुद अपने हाथों से दवा लगाऊंगी और खुद इसकी तीमारदारी करूंगी। 40वें दिन शहजादा अपने पैरों पर खड़ा होगा। बादशाह ने शर्त मान ली। कमरा बंद हो गया। अब वहां सिर्फ दो लोग थे, एक अधमरा शहजादा और दूसरी वो शहजादी जिसने उसके लिए अपना सब कुछ लुटा दिया था। गुलनाज ने उस नीली जड़ी बूटी को पत्थर पर पीसा। जब उसने पहली बार आतिफ के जख्मों पर वो लेप लगाया तो आतिफ दर्द से कराह उठा। गुलनाज के आंसू टपक कर आतिफ के चेहरे पर गिरे। बेहोशी में आतिफ बड़बड़ाया, गुलनाज, तुम क्यों चली गईं? गुलनाज ने अपना मुंह भींच लिया ताकि उसकी सिसकी न निकले। वह धीरे से उसके कान में बोली, मैं यही हूं मेरे सरताज, मैं यही हूं। दिन बीतते गए। गुलनाज न सोती न ठीक से खाती। वह दिन रात आतिफ की देखभाल में लगी रहती, लेप लगाती, पंखा झलती, उसे पानी पिलाती। धीरे धीरे दवा ने अपना असर दिखाना शुरू किया। आतिफ की काली पड़ी खाल साफ होने लगी। उसके चेहरे की रौनक वापस आने लगी। उसकी सांसें ठीक होने लगीं। गुलनाज उसे निहारती रहती। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका आतिफ मौत के मुंह से वापस आ रहा है। लेकिन साथ ही उसे एक डर भी था। क्या वो मुझे पहचानेगा? क्या वो मुझे माफ करेगा?
मेरी माँ ने तो ही अनजाने में उसे इस हाल में पहुंचाया था। उन 29 दिन गुजर चुके थे। शहजादा अब पूरी तरह ठीक हो चुका था। शहजादा आतिफ अब पूरी तरह बदल चुका था। उस नीली जड़ी बूटी का असर ऐसा हुआ कि उसका काला पड़ा जिस्म अब कुंदन की तरह चमक रहा था। जले हुए निशान गायब हो चुके थे। उसका चेहरा अब पहले से भी ज्यादा रोशन और खूबसूरत हो गया था। उसकी सांसें एक बच्चे की तरह शांत चल रही थीं। लेकिन दूसरी तरफ गुलनाज अब पहचान में नहीं आ रही थी। लगातार 40 दिनों की भूख, प्यास और जागने की वजह से वह हड्डियों का ढांचा बन गई थी। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले गड्ढे पड़ गए थे। बाल रूखे और बेजान हो गए थे। उसके हाथ जो कभी फूल जैसे कोमल थे, अब जड़ी बूटियां पीस पीस कर सख्त और काले हो गए थे। उस आखिरी रात गुलनाज ने दीवार पर लगे एक बड़े आईने में अपनी परछाई देखी। वह खुद डर गई। ये कौन है? क्या यह मैं हूं? उसने अपनी फटी हुई चोली और उलझे बालों को देखा। फिर उसने पलटकर बिस्तर पर लेटे हुए बेहद हसीन शहजादे को देखा। उसके मन में एक डर बैठ गया। कल सुबह जब यह अपनी आंखें खोलेगा तो मुझे देखकर क्या कहेगा? यह तो शहजादा है। इसे खूबसूरती की आदत है। क्या यह मुझ जैसी भिखारन को अपनी मल्लिका मानेगा या फिर मुंह फेर लेगा? गुलनाज का दिल यह बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि आतिफ उसे नफरत या तरस की नजर से देखे। उसने फैसला कर लिया, मेरा काम पूरा हो गया। मैंने उसे बचा लिया। अब मुझे चले जाना चाहिए। मेरी मोहब्बत का सिला यही है कि वो जिंदा रहे। मेरा उसके साथ होना जरूरी नहीं। उसने अपनी कमर से वो अंगूठी निकाली जो शादी की रात आतिफ ने उसे दी थी। उसने धीरे से वह अंगूठी आतिफ के सिरहाने तकिए के नीचे रख दी। उसने झुककर आखिरी बार आतिफ के माथे को चूमा। एक आंसू उसकी आंख से टपका और आतिफ के गाल पर गिरा। आतिफ नींद में हल्का सा मुस्कुराया, जैसे उसे वह एहसास महसूस हुआ हो। गुलनाज ने अपना मुंह भींच लिया ताकि रोने की आवाज न निकले। उसने दरवाजे की कुंडी खोली और अंधेरे में महल से बाहर निकल गई। सुबह हुई। सूरज की पहली किरण ने महल के उस कमरे को रोशन कर दिया। 40 दिन पूरे हो चुके थे। शहजादा आतिफ ने एक गहरी सांस ली और अपनी आंखें खोली। उसे लगा जैसे वो एक बहुत लंबी और डरावनी नींद से जागा है। उसने अपने हाथ पैर हिलाए। कोई दर्द नहीं था, कोई जलन नहीं थी। वह उठकर बैठ गया। उसने अपने हाथों को देखा। मैम, मैं ठीक हो गया। मेरा जिस्म नहीं जल रहा। वह बिस्तर से नीचे उतरा। उसे बहुत प्यास लगी थी। उसने मेज पर रखे पानी के जग की तरफ हाथ बढ़ाया। तभी उसकी नजर तकिए के पास चमकती हुई किसी चीज पर पड़ी। उसने उसे उठाया। वह सोने की अंगूठी थी जिस पर शाही मुहर लगी थी। आतिफ का दिल जोर से धड़का। यह यह तो वही अंगूठी है जो मैंने गुलनाज को दी थी। उसका दिमाग तेजी से दौड़ा। उसे याद आया कि बेहोशी के दौरान जब वह दर्द से तड़पता था तो कोई उसे अपने हाथों से ठंडक देता था। कोई उसके सिरहाने बैठकर रोता था। कोई उसे मेरे जान कहता था। वो बूढ़ी हकीम, वो हकीम नहीं थी। आतिफ चिल्लाया, वो मेरी गुलनाज थी। मेरी गुलनाज। उसने दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजा खुला था। तभी बादशाह और रानी दौड़ते हुए अंदर आए। वे बेटे को सही सलामत देखकर खुशी से रो पड़े। बेटा, तुम ठीक हो गए। उस परदेसी औरत ने तो कमाल कर दिया। आतिफ ने पागलों की तरह पूछा, अब्बा हुजूर, वो औरत कहाँ है? वो हकीम कहाँ गई? बादशाह हैरान हुए। पता नहीं बेटा। सुबह पहरेदारों ने देखा कि वो दरवाजे से बाहर जा रही थी। हमने उसे रोकने की कोशिश की, इनाम देने की कोशिश की, मगर उसने कुछ नहीं लिया। बस सर झुकाए चली गई। आतिफ ने अपना माथा पीट लिया। आपने उसे जाने दिया। वो कोई हकीम नहीं थी। वो मेरी बीवी थी। वो शहजादी गुलनाज थी। उसने मेरे लिए अपनी जान जोखिम में डाली और आप लोगों ने उसे भिखारन समझकर जाने दिया। ये सुनते ही रानी के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या वो तुम्हारी बीबी थी? आतिफ एक पल भी नहीं रुका। वह नंगे पैर अस्तबल की तरफ भागा। उसने सबसे तेज घोड़ा खोला और उस पर सवार होकर हवा की रफ्तार से महल के बाहर निकल गया। गुलनाज शहर से काफी दूर निकल चुकी थी। वह एक नदी के किनारे पहुंची। उसके पैरों में अब चलने की ताकत नहीं थी। वह नदी के पानी में अपनी परछाई देख रही थी और रो रही थी। तभी उसे दूर से घोड़ों की टापें सुनाई दी। धक धक, धक धक। उसने पीछे मुड़कर देखा। धूल के गुब्बार के बीच से एक घुड़सवार उसकी तरफ आ रहा था। वह उसे पहचान गई। आतिफ! गुलनाज घबरा गई।
वह नहीं चाहती थी कि आतिफ उसे इस हालत में देखे। वह एक बड़े से पत्थर के पीछे छिपने की कोशिश करने लगी। उसने अपना फटा हुआ आंचल अपने चेहरे पर डाल लिया। आतिफ ने उसे देख लिया था। उसने घोड़ा रोका और कूद पड़ा। गुलनाज, छिपो मत, मैं जानता हूं तुम वहीं हो। गुलनाज सुबकते हुए बोली, मेरे पास मत आइए शहजादे। मैं अब वो नहीं रही जिसे आप चाहते थे। मैं बदसूरत हो गई हूं। मैं एक जोगन हूं। मुझे जाने दीजिए। आतिफ दौड़कर उसके पास पहुंचा। गुलनाज ने अपना चेहरा हाथों से छिपा लिया। आतिफ ने जबरदस्ती उसके हाथ हटाए। उसने देखा, वही चेहरा जो कभी फूल जैसा था, आज मुरझाया हुआ था। वही आंखें जो कभी चमकती थीं, आज धंसी हुई थीं। लेकिन आतिफ की आंखों में नफरत नहीं थी। वहां सिर्फ और सिर्फ प्यार था। आतिफ घुटनों के बल बैठ गया और उसने गुलनाज के धूल भरे जख्मी पैरों को अपने हाथों में ले लिया। उसने उन पैरों को चूमा जिन्होंने उसके लिए कांटों का सफर तय किया था। गुलनाज, आतिफ रो पड़ा। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे चेहरे से प्यार करता था? पागल लड़की, तुमने मेरे लिए जो किया है, उसके बाद तुम मुझे दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत लगती हो। ये धूल, ये मिट्टी, ये जख्म, ये मेरे लिए किसी जेवर से कम नहीं है। गुलनाज भी अब खुद को रोक नहीं पाई। वह रोती हुई आतिफ के गले लग गई। मुझे लगा मुझे लगा आप मुझे भूल जाएंगे। मैं खुद को भूल सकता हूं गुलनाज, लेकिन तुम्हें नहीं। तुम मेरी हो। दोनों वहां उस खुले आसमान के नीचे नदी के किनारे गले मिले। जैसे बरसों की प्यास बुझ गई हो। हवाएं थम गईं। परिंदों ने गाना शुरू कर दिया। दुनिया भी इस मोहब्बत को आदाब कर रही थी। आतिफ गुलनाज को अपनी गोद में उठाकर घोड़े पर बैठाया और शान से महल वापस लाया। जब वे महल पहुंचे तो पूरा शहर उमड़ पड़ा। लोग उस शहजादी को देखना चाहते थे जिसने मौत को हराकर अपने शौहर को बचाया था। दरबार में आतिफ ने गुलनाज को तख्त पर अपने बराबर बैठाया। बादशाह और रानी ने अपनी बहू के आगे सिर झुकाया। गुलनाज के माँ बाप सुल्तान रोशन बेग और मल्लिका को भी खबर भेजी गई। वे भी दौड़े दौड़े आए। जब मल्लिका ने अपनी बेटी को सही सलामत देखा तो उनके दिल का बोझ हल्का हुआ। उन्होंने अपनी पुरानी गलती के लिए माफी मांगी। फिर पूरे मुल्क में जश्न मनाया गया। 40 दिन और 40 रात तक दावतें चलीं। गरीबों को इतना सोना चांदी बांटा गया कि कोई गरीब न रहा। आतिफ और गुलनाज ने बरसों तक राज किया। उनकी मोहब्बत की मिसालें दी जाने लगीं। कहते हैं कि उस दिन के बाद गुलनाज का रूप रंग भी धीरे धीरे वापस आ गया। लेकिन आतिफ हमेशा कहता था, गुलनाज, तुम जब उस दिन नदी किनारे धूल में सनी हुई थी, तुम मुझे तब सबसे ज्यादा हसीन लगती थी।